नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है जवाब तो चाहिए का। और जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया है और इसमें कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं और विपक्ष के उन तमाम सवालों का जवाब एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से दिया है, जिनका जवाब देश की जनता भी जानना चाहती थी। और विपक्ष जो लगातार सवाल खड़ा कर रहा था, बहुत सारे सवाल दागे जा रहे थे, उनका बारीकी से और अपने ही अंदाज में पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में जवाब दिया है और यह बताया है कि किस तरीके से पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने काम किया है, प्रधानमंत्री के रूप में उनका यह कार्यकाल कैसा रहा है और आने वाले 5 साल देश के लिए किस तरीके से रहने वाले हैं और 2047 तक भारत को कैसे एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। पूरा का पूरा जो रोड मैप है, पूरा का पूरा जो विजन है, आज देश के सामने इस इंटरव्यू के जरिए पीएम मोदी की ओर से रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि विपक्षी दल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को और पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। और उन्होंने बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये किस तरीके से फैसला लिया गया और कैसे ये देश हित में था, ये भी उन्होंने बताया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि विपक्ष के उन तमाम सवालों का जवाब आज पीएम मोदी की ओर से दिया गया है, जिनका जवाब देश की जनता भी जानना चाहती थी और खुद जो तमाम विपक्षी दल सवाल खड़ा कर रहे थे, हो सकता है कि आज उनको भी जवाब मिल गया होगा। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे भी आपका हम परिचय कराएंगे। लेकिन पहले देखिए पीएम मोदी ने आज अपने इस इंटरव्यू में क्या कहा है, कौन सी रही हैं वो बड़ी बातें। जो कांग्रेस जहां इंदिरा गांधी जी गले में माला खुलेआम पहन करके घूमती थी, रुद्राक्ष माला, जो हाँ रुद्राक्ष माला पहन करके घूमती थी इंदिरा जी, सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि ये सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? ये कौन सी कांग्रेस की सोच विकृति आ रही है कांग्रेस में, ये चिंता का विषय है। एफआईआर नहीं करता, मैं बिल्कुल प्लानिंग करके उसको आधार पर आगे चलाता हूं। मोदी जी, आपने एक टर्म कॉइन किया है जो बहुत ही लोकप्रिय हो गया है, मोदी की गारंटी। अब चुनाव के वक्त कई लोग कह रहे हैं कि क्या उम्मीदवार जो है वो नॉट इम्पॉर्टेंट है, वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। तो इलेक्शन के दौरान ये सब टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात है, उम्मीदवार ही नहीं, चुनाव में हर मतदाता इंपॉर्टेंट होता है। चुनाव में बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी इंपॉर्टेंट होता है, कैंडिडेट भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए ये कह देना कि और किसी का महत्व नहीं होता है, ये वरना इतना बड़ा चुनाव हो ही नहीं सकता है जी, तो बहुत महत्व होता है। जहां तक गारंटी का सवाल है, आज हमारे यहां दुर्भाग्य से शब्दों के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए, वो एक प्रकार से लग रहा है कि तो चलते का नाम गाड़ी, कुछ भी बोल दो, कहीं पर भी बोल दो, कोई जिम्मेवारी नहीं। अब आप देखा होगा इन दिनों एक नेताजी के पुराने ढेर सारे वीडियो बाजार में घूम रहे हैं और उनके एक विचार से दूसरा विचार कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब लोग एक साथ देखते हो, अरे ये आदमी इतना हमें मूर्ख बनाता था, हमारी आंख में धूल झोंकता। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए। तो आपने सुना किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी परोक्ष रूप से, यानी कि सीधा हमला नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी के ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष किया और उनके इस भाषण को उन्होंने कोट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो 1 मिनट के अंदर चुटकियों में वो गरीबी को मिटा देंगे, गरीबी को हटा देंगे। इसको लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे नेताओं पर उन्हें तरस भी आता है और इससे पता भी चलता है कि राजनीति को लेकर उनकी समझ क्या है। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस पर बोले, वो सनातन पर बोले, वो राम मंदिर पर बोले, लेकिन और कुछ अंश इस इंटरव्यू को आपको हम सुनाते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं इस दौरान। और क्या कुछ कहा पीएम मोदी की ओर से, क्या कहा है, जरा सुन लीजिए आप। तमिलनाडु जनसंघ के जमाने से और भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूं 5-5 पीढ़ी हमारी इस विचार के लिए वहां खप चुकी है। तो एक निरंतर काम चला है। जब कांग्रेस से लोग निराश हुए तो प्रादेशिक पक्षों की तरफ गए और लंबे अरसे तक प्रादेशिक पक्षों का जो कुछ भी कामकाज देखा है, अब लोग निराश हो गए। निराशा के इस माहौल में उन्होंने दिल्ली में भाजपा की सरकार का मॉडल देखा, हिंदुस्तान में अन्य राज्यों में भाजपा की सरकार का मॉडल देखा, देश भर में जो तमिल बंधु रहते हैं उन्होंने अपने घरों में जाके बताया भी हम जिस राज्य में रहते हैं वहां तो ये हो रहा है। तो लोग स्वाभाविक तमिल प्रजा कंपैरिजन करने लगी कि जो हवा खड़ा किया गया था ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। अब जैसे मैंने तमिल काशी संगम किया तो तमिलनाडु में डीएमके पार्टी वाले लोग ये तो पानीपुरी वाले करके मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब तमिलनाडु के लोग काशी संगम कार्यक्रम में आए और काशी का रूप रंग देखा, उन्होंने कहा ये हमने तो जो सुना था ऐसा नहीं है, ये तो बहुत डेवलप दिखता है, बड़ी प्रगति हो रही है, आईटी का नेटवर्क दिखता है। तो सोचने का तरीका। तो देखा आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सवालों का जवाब दिया है, अपने ही अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। और उन्होंने बताया है कि चाहे वो साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, सबको लेकर उनकी क्या सोच है और किस तरीके से वो इस देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में लगातार वो कामयाब होते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं और आगे भी उनको इसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। ब्रेक का वक्त, फौरन लौट रहे हैं। चलिए बिना समय गवाए पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आफ्टर इफेक्ट भी बहुत था, फिर भी आज हम कंपैरेटिवली देश को स्पीड कहो, स्केल कहो, सर्वांगीण विकास की बात करें तो वो कहें, सर्वसमावेशक विकास की बात कहें तो वो देखें, हर पैरामीटर पे आपको कांग्रेस के मॉडल से एक ऐसा मॉडल नजर आ रहा है कि हाँ इस रास्ते पर हम चलेंगे इतनी गति से, और गति और बढ़ानी है मुझे, अगले टर्म में गति भी बढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है, तो वो तो मेरा लक्ष्य ही है। दूसरा आप देखेंगे कि जब देश चलाने की देशवासी जिम्मेवारी देते हैं तो आपका सिंगल माइंडेड फोकस होना चाहिए। देश के लोग दुर्भाग्य से पहले की राजनीतिक कल्चर ने। तो पीएम मोदी के इस इंटरव्यू को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे सबसे पहले उनसे अब आपका हम परिचय कराएंगे, लेकिन वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। और चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने हुंकार भर दी है और यही वजह है कि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार एनडीए और 370 बीजेपी। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान हैं परिचय कराते हैं आपके साथ। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ अजय गगवानी जी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है सर। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ अमित शर्मा जी हैं और सुरेंद्र स्वामी जी जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अजय गगवानी जी आपके पास आना चाहता हूं और सवाल मेरा आपसे यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन तमाम सवालों का जवाब दिया गया है जिनको आप लगातार उठाते रहे, कांग्रेस पार्टी उठाती रही है, और आपके एक एक सवाल का जवाब दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, महत्वपूर्ण है कि आज 10 साल कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ देश की जनता ने उनको मौका दिया। आज जो घोषणा पत्र के बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी जुमलेबाजी करके ये सरकार बनाने में सफल है। आज महत्वपूर्ण ये है कि 10 साल के बाद
क्या किसी के खाते में 15 लाख आए? क्या 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार मिले? क्या 100 दिन में महंगाई कम हुई? क्या 35 रुपए पेट्रोल मिला? क्या किसानों की 2022 से आय दुगनी हुई? क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिला? क्या विदेशों से कालाधन बनाने के लिए कमेटी बनाई गई? क्या 100 स्मार्ट सिटी बनी? क्या बुलेट ट्रेन चली? क्या 2022 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनी? तो बड़े बड़े वादे जुमलेबाजी करके देश में सरकार बनाने में सफल रहे। और जितने भी नेता, माननीय मोदी जी हो या अमित शाह जी की जो राजनीतिक सभाएं हो रही है, ये अपने कार्यों पे बात नहीं करना चाहते। सबसे महत्वपूर्ण देखिए, कल इनका घोषणा पत्र लागू हुआ। 30 मार्च को घोषणा पत्र समिति बनती है जिसके अध्यक्ष राजनाथ सिंह। मात्र 13 दिनों में बिना किसी चर्चा के, बिना किसी परिकल्पना के, बिना किसी रोड मैप के, बिना किसी ब्लूप्रिंट के आप अपना घोषणा पत्र 76 पेज का घोषित कर देते हैं। देखिए 76 पेज का आपने घोषित तो किया, क्या जो बढ़ती महंगाई है उस पर भी बात की गई? क्या 45 साल में जो बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा उसके बारे में क्या आप बात कर रहे हैं? क्या आप महिला न्याय के बारे में बात कर रहे हैं? आज किसान सड़कों पे है, एमएसपी की गारंटी की बात करें, क्या उस बारे में कोई चर्चा हो रही है? तो कहीं ना कहीं मुद्दों से डाइवर्ट करने का प्रयास, आप हिंदुत्व पे राजनीति करके, प्रभु शबुशाम पे राजनीति करके, कभी मंदिर पर राजनीति करके मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश की आम जनता क्या चाहती है? भैया उसको रोजगार मिले, महंगाई से मुक्ति मिले। आज देखिए 5 इकोनॉमी ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की गई। देश में ऋण 2014 से लेकर अब तक जो है 55 लाख करोड़ से 4 गुना बढ़ के 205 लाख करोड़ तक। क्या ये देश का विकास है? आज यह प्रधानमंत्री मोदी जी कहा करते थे कि जिस देश का रुपए मूल्य गिरता है उस देश की सरकार उतनी भ्रष्ट होती है। वर्तमान में रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले 83 है। तो क्या केंद्र की मोदी सरकार स्वीकार करेगी कि ये भ्रष्ट है? आज जो ईडी, आईटी, सीबीआई के दम पे मिशन 370 का टारगेट कर रहे हैं, आखिर क्यों? विपक्ष के नेताओं को दबाव पॉलिटिक्स करके, उनको लोले लालच देकर क्यों शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं देखिए आप, मोदी सरकार का ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई आप देखिए कि जिन सवालों को आप खड़ा कर रहे थे, और खासतौर पर अभी वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो वर्तमान में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी उसको लेकर भी बहुत सारा हुआ बनाया जा रहा था, उसको भी बहुत सारी बातें उसको लेकर भी आप कह रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने इसका भी आज जवाब दिया है। तो आप जो कह रहे थे कि भाई कौन जवाब देगा, आज देश के सामने पीएम मोदी खुद आते हैं और जवाब देते हैं, तो जवाब मिलना है ना। आपको देखिए मैं उसको भी जवाब देता हूँ। एक माननीय मोदी जी की मुझे एक बात याद आती है, मैं खाऊंगा मैं खाने दूंगा, ये माननीय मोदी जी का कथन था जो इनका प्रमुख आंकड़ा बोला जाता है। अभी ताजा बात देखिए, एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो लगातार उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। 29 मार्च को सीबीआई जो चार्जशीट दाखिल करती है उसमें नेता प्रफुल्ल पटेल को क्लीन चिट मिलती है। नवीन जिंदल की बात करो, कांग्रेस के नेता, ये कोलगेट घोटाले में शामिल थे, अब ये कोयले घोटाले की वजह कोहिनूर साबित होते हैं, उनको सांसद की टिकट दे दी जाती है। छत्तीसगढ़ की बात करूं, चिंतामणि महाराज जिसमें कोयला घोटाले की बात करी गई, लाखों रुपए की रिश्वत देने का दावा किया गया, भैया उनको संविदा से टिकट दे देते हैं। एटीबी जो एफआईआर दर्ज करती है उसमें नाम हटा दिया जाता है। येदुरप्पा, एकनाथ शिंदे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हजारों लोगों की लिस्ट है जो भ्रष्टाचारी कमीशन को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है। वो ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। पंकज जी जवाब दीजिए, जो कुछ भी कहा जा रहा है अजय गगवानी जी की तरफ से उसको लेकर जवाब दीजिए। भाई पीएम मोदी आज देश के सामने आते हैं, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है जिसमें उन्होंने तमाम उन बातों का जिक्र किया है, तमाम वो बातें बताई हैं, तमाम उन सवालों का जवाब दिया है जिनका जवाब देश भी जानना चाहता था, और जो विपक्षी दल है वो भी सवाल खड़ा कर रहे थे, उसका भी जवाब उन्होंने बखूबी आज दिया है। सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार बनती है देश के जनादेश के साथ, देश की जनता के साथ, उस समय पर कांग्रेस का नेतृत्वहीन होना, दिशाहीन राजनीति करना, नीति विहीन राजनीति करना और भ्रष्टाचार के तब बहुत बड़े एक सैलाब में डूबी होना कांग्रेस पार्टी का आज तक भी वही प्रचलन है। मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने न्याय पत्र के बारे में एक शब्द नहीं बोला कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोग छाती ठोक कर कहते हैं कि विकसित भारत की परिकल्पना अगर भारत देश में आज की है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने की है। विकासशील देश आज तक पढ़ते आए, आज से आगे विकसित भारत देश पढ़ा जाएगा, ये हमारी सोच है, ये मोदी जी की सोच है। इस वजह से हम लोग आगे निकलते हैं। विरासत से विकास की ओर हमारा सफर रहा है। हम इनकी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हुए नहीं। बहुत सारे इन्होंने नाम गिना दिए। 80,000 से ज्यादा लोग कांग्रेसी आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। आज भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, विजेंद्र बॉक्सर ने भी ज्वाइन किया, गौरव वल्लभ ने भी ज्वाइन किया।
क्या किसको ये बोलेंगे कि कौन भ्रष्टाचारी है? इसका मतलब ये एडमिट करते हैं कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार हुए थे। इनके राज में खुली छूट थी भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार करने के। जितने भी लोगों के इन्होंने नाम लिए वो सब आजकल कोर्ट में अधीन है मामले, या किसी के निपट चुके हैं। वो कानून का मामला है, हम कानून पर भरोसा करते हैं, नवीन के बारे में बता दीजिए, पर भरोसा करते हैं, भारत के संविधान पर भरोसा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इनकी तरह नहीं है कि अनगढ़ बातें करते रहेंगे और चीजों को भ्रमित करते रहेंगे देश की जनता को। हमने रोडवेज पे काम किया, हमने एयरवेज पे काम किया, हमने रेलवेज पे काम किया। बुलेट ट्रेन की बात करते, बहुत जल्द देश के सामने 4 बुलेट ट्रेन आ जाएंगी जो कि चारों कोनों में चलेंगी और आपके सामने ही चलेंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता को बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्द बुलेट ट्रेन का जो सपना है वो भारतीय का पूरा होगा। इन कांग्रेस के सारे नेताओं का भी पूरा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। बिल्कुल। हमने बात की गरीबों की, हमने बात की किसान की, हमने बात की युवाओं की, हमने बात की महिलाओं की, हमने बात की एमएसएमई की, हमने बात की भारत को आगे बढ़ाने की, हमने बात की विकसित भारत की। लेकिन इनके पास क्या है? इनके पास है सिर्फ मोदी जी को गालियां देना, भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करना। लेकिन आज भारत की जनता, देश की जनता जान चुकी है, जिस राम मंदिर के बारे में ये अनगढ़ बातें बोलते हैं कि मंदिर को नाम पर, अरे भाई साहब, हर भारतीय की भावना, जन भावना से जुड़ा हुआ राम मंदिर है। मोदी जी ने आज कहा कि हर एक भारतीय के चाहे 1 रुपया दिया हो, चाहे 10 रुपये दिया हो, उससे जाकर के इतना भव्य निर्माण मंदिर का वह सरकार के पैसे से नहीं हुआ। यानी कि हर भारतीय की जन भावनाओं के साथ अगर आज कांग्रेस पार्टी खेल रही है तो ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य कि ऐसे लोग आज राजनीति के अंदर हैं जो देश की जन भावना के साथ भी खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये लोग, एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा अमित जी आपको। बोलिए आप बोलिए। एक इंडिया अलायंस, घमंडिया अलायंस, लालची अलायंस, भ्रष्टाचारियों का अलायंस इन लोगों ने बनाया। मैं 3 राज्यों का उदाहरण देता हूं आपको। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ, हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ कोई अलायंस इनका नहीं है। यानी कि दिल्ली और हरियाणा के अंदर इलू और पंजाब के अंदर हम आपके हैं कौन? कमाल की राजनीति और कमाल की बातें इस अलायंस की आज देश के सामने है। देश आज जान चुका है कि कौन आज विकसित भारत की बात कर रहा है और कौन आज विकसित भारत बनने के बीच में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहा है। वो आज देश की जनता अच्छे से जान चुकी है। 2047 का हमने संकल्प दिया, हमारा पहला 2014 का घोषणा पत्र, उसके बाद संकल्प पत्र, उसके बाद आज संकल्प पत्र, साथ में मोदी जी की गारंटी। ये मोदी जी की गारंटी ऐसे ही नहीं दी गई, पहले घोषणाओं को पूरा किया गया, संकल्प को पूरा किया। आज संकल्प लिया गया कि आज 2047 तक ठीक है, को विकसित बनाएंगे। ठीक है पंकज जी, मैं लौटूंगा आपके पास और अमित जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द आ रहे हैं। एक बड़ा इंटरव्यू वो देते हैं और आपके उन हर सवाल का जवाब वो देते हैं जिनका जवाब आप भी जानना चाहते थे। अमित जी देखिए, प्रधानमंत्री के पास जवाब तो है नहीं एक इकलौते झूठ के अलावा। अमित जी, मैं सब भाइयों को नमस्कार करता हूँ, सारे प्रवक्ता हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है गिनवाने के लिए, दूसरे मुद्दे को लेकर के चल देते। इन्होंने अभी एक बात कही, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज जी ने एक अभी बात कही कि हरियाणा और दिल्ली में इलू और पंजाब में हम आपके हैं कौन। हमें तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 3 तलाक का मुद्दा खत्म इसलिए कर दिया कि मुसलमानों के लिए नहीं, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए होता चाहिए, क्योंकि क्षण भर में तो तलाक और क्षण भर में कुबुल, जैसा इन्होंने अजित पवार के साथ किया, जैसा इन्होंने नीतीश कुमार के साथ किया, जैसा इन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा के साथ किया, जैसा इन्होंने तमाम जितने भी भ्रष्टाचार बाहर घूम रहे थे, जो दूसरी पार्टियों में आ रहे थे, उनके साथ ये जाकर के कुबुल किए, तलाक किए। तो ये तलाक, और आज पूरे देश को समझ में आ रही है कि मुसलमानों से तलाक का मुद्दा क्यों छीना गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो अपने ऊपर लेना चाहती थी। दूसरी बात मैं आपको कह दूं, नरेंद्र मोदी जी वो बात ही नहीं करेंगे जो देश हित के लिए हो, नरेंद्र मोदी जी वो बात नहीं करेंगे जो गरीब जनता के लिए हो, नरेंद्र मोदी जी वो बात नहीं करेंगे जो अपना मुनीफा। अच्छा, ईमानदारी से बताइए अमित जी, हाँ मैं सुन रहा हूँ ना आपकी बात सर, पिछले 1.5 मिनट से मैंने आपको सुना। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप मुझे पहले ईमानदारी से बताइए। नहीं आप सुनिए ना, जब बात करूंगा मुद्दे की, नहीं मैं मुद्दे की बात, आप मुद्दे की बात करिए सर, आपके पास मुद्दे की बात करने के लिए मैं तो मौका दे रहा हूँ आपको। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ईमानदारी से, पहले आप मुझे बताइए, क्या आपने वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा इंटरव्यू सुना है जो तकरीबन 1.5 घंटे का था? ईमानदारी से बताइए पहले आप मुझे।
ईमानदारी से एक बात कह दूं मैं आपको कि टीवी चैनल पे सुबह से शाम तक नरेंद्र मोदी जी और अब भारतीय देखिए जनता वही पार्टी तो के अलावा कुछ दिखाई नहीं देखा है ना जाता। आपने इंटरव्यू नहीं सुना है पीएम मोदी सुन का। लीजिए, हाँ ये झूठ का नहीं, प्रोपेगेंडा आप सुनने की सच को तो ज्यादा हमें स्वीकार कर जरूरत नहीं लीजिए, है। कम से मेरी बात कम सुन लीजिए। सच को स्वीकार मेरी कर बात तो लीजिए। सुन लीजिए। आप जितना सुना वो पर्याप्त है। आप एक बार ये कह दीजिए कि जितना नहीं सुना सुना, वो पर्याप्त है। आप ये कह दीजिए नहीं सुना, बिना सुने में इंटरव्यू जो बिना इंटरव्यू को बिना सुने में आ गया टीवी डिबेट नहीं, में, जितना मुझे सुना नहीं वो पता है। पर्याप्त है। और जो बातें मैं अपने दिमाग में सोच कर आया हूं वही बातें मैं बोल रहा हूं। आप बोल दीजिए इस जो बात को। प्रधानमंत्री मुगल से लेकर मुगलाई मटन पे आ गए, मुस्लिम लीग से मछली लीग पे आ गए। ठीक अब है। उनकी बात आपको सुनाने की बात आ गई। ठीक है, आप चलिए सुनो तो आता हूँ मैं कैसे आता हूँ मैं आपके पास में लौटूंगा। और सनातन धर्म को लेकर, सनातन को लेकर आज भी टिप्पणी की है पीएम मोदी ने, और ये जरूरी भी है भाई, जरूरी भी है। हिंदुओं की आस्था का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुओं की आस्था का अपमान आप नहीं कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो पीएम मोदी ने हुंकार भर दी है और अब की बार 400 पार। तो सवाल यह है कि पीएम मोदी के इस इंटरव्यू के बाद क्या देश की जनता और उन पर भरोसा करेगी, और क्या ये कहें कि पीएम मोदी के ऊपर देश की जनता का भरोसा और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पीएम मोदी ने एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से हर सवाल का जवाब दिया है, हर उस सवाल का जवाब दिया है जो देश की जनता जानना भी चाहती थी उसका जवाब। और आज जो पीएम मोदी ने अपने अंदाज में इन सब बातों का जवाब दिया है, इन सब सवालों का जवाब दिया है, इसको लेकर काफ़ी चर्चा भी हो रही है, और इसीलिए हमने भी इसको लेकर चर्चा की है और कर भी रहे हैं आपके सामने। सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सुरेंद्र जी, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इंटरव्यू को आप कैसे देख रहे हैं। आपने भी इंटरव्यू देखा होगा, आपने सुना होगा, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इसमें उन्होंने की हैं, कई सारे मुद्दों का इसमें जिक्र उन्होंने किया है, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा बिंदु उन्होंने छोड़ा है जो लगता है कि देश की जनता के सामने वो बिंदु आना चाहिए, उसका जवाब देश की जनता को मिलना चाहिए। देखिए, आज के इंटरव्यू में उन्होंने 19 तारीख को पहला पोल होना है, और उन्होंने अपनी पार्टी का और देश के लिए क्या विजन है वो सबके सामने रख दिया जी, कि वो लोगों की किस तरह से खुशहाली देखना चाहते हैं, कैसे देश को मजबूत उनका करने का इरादा है, क्या उनके प्रोग्राम होंगे, और किस तरह से इस देश को एक सशक्त देश बनाना है, और कैसे वो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पॉलिसीज़ को पर्सनल लेवल पे रख के चल रहे हैं, ताकि कोई भी भारत का नागरिक किसी दूसरे देश में मुसीबत में हो तो उसको आसानी से वहाँ से लाया जा सके जी। और इसमें उन्होंने वो सारे मुद्दे कवर कर दिए जो हर रैली में बोलते रहे हैं, हर जगह वो उस बात को कहते रहे हैं, बिल्कुल, और उसी बात को उन्होंने दोहराया है। और यह है कि चूंकि ये इंटरव्यू था तो वो रैली वाली जो एक तेजी होती है वो नहीं थी, और उतना उसमें कटाक्ष उन्होंने नहीं रखा, लेकिन कुल मिलाकर के जितने भी विषय हैं उन सब विषयों को उन्होंने एक साथ रख के और देश का, पार्टी का विजन रख दिया। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी आप इस तरह के डिस्कशन करते हैं तो जनता ये जानना चाहती है, आपके दर्शक ये जानना चाहते हैं कि मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो बात कही उस बात में ऐसी कौन सी बात है जो कि वो सही नहीं है, या जिस पर वो बहस करना चाहते हैं, या जिसके बारे में वो डिस्कशन करना चाहते हैं कि ये उन्होंने गलत कहा है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा विजन देश के लिए नहीं है, ऐसी तरक्की नहीं हो रही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जो चार बातें पार्टी की हैं उन्हीं को आज उन्होंने फिर से रखा है। पहला है विकास, दूसरा है उनका जन कल्याण योजनाएं, तीसरा है उनकी विरासत, और चौथा है उनका भ्रष्टाचार, और पांचवा भ्रष्टाचार में ही लिंक्ड है उनका परिवारवाद और तुष्टीकरण की नीति जी। ये पांच उनके आयाम है, उन पांच आयामों को उन्होंने बड़े आराम से इन चीजों को रख दिया। अब अगर आप मान लीजिए विपक्ष के लोग यही कहते रहें, लकीरी पीटते रहें कि नहीं वो तो झूठ बोलते हैं, वो तो जुमला करते हैं, वो तो ये करते हैं, तो अगर आप किसी एक बात को लेकर के करें तो उस पर कोई डिबेट हो, कोई डिस्कशन हो जी। जैसे मान लीजिए इन्होंने ये बात कही कि भाई रोजगार की बात करी, तो अगर उन्होंने भाजपा का मैनिफेस्टो देखा होता तो उसको उनमें मालूम होता संकल्प पत्र में कि उन्होंने कहा है कि हम निवेश से रोजगार पैदा करेंगे। रोजगार तो पैदा होंगे जब पैसा इन्वेस्ट होगा, निवेश होगा, बड़े बड़े लोग आएंगे, हमारी एफडीआई बढ़ेगी, हमारा यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है, जो स्टूडेंट वर्ग है, जो नया वर्ग है,
तो उनका मिशन क्या है कि देश को अगर समृद्ध होना है, विकसित राष्ट्र होना है, तो हर आदमी इसमें जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे, यानी कि हर आदमी कमाए। तो वो महिलाओं के लिए महिलाएं कैसे कंट्रीब्यूट करेंगी, नौजवान कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, निवेश से कैसे विकास होगा। दूसरी बात यह, जैसे नौकरी वाली बात है, तो मैं उस पर एक बहुत ही जबरदस्त आपको आंकड़ा देना चाहता हूं जी कि केंद्र सरकार की फोर्सेस, पुलिस, डिफेंस, हर महकमे को आप जोड़ लीजिए, 35 लाख कुल एम्प्लॉइज हैं, अफसर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल सुरेंद्र जी मुझे मजबूरन ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप देश को बताने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आता हूं आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौट रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुरेंद्र जी आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। कि जब केंद्र सरकार में कुल एम्प्लॉइज की संख्या 35 लाख है, तो कैसे तो कांग्रेस 30 लाख नौकरी देगी, और कैसे आरजेडी के तेजस्वी यादव 1 करोड़ नौकरी देंगे। वो कह रहे हैं 30 लाख वैकेंसी है, 35 लाख कुल आपकी एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ है, और आप कह रहे हैं 30 लाख वैकेंसी है, 70 लाख हम नई क्रिएट करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो मैनिफेस्टो अभी कांग्रेस का आया है, उसमें उन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। उन्होंने उसमें ये लिखा है कि हम बहुसंख्यकवाद के खिलाफ हैं, यही मुस्लिम लीग कहती थी। मतलब हम अल्पसंख्यकवाद की आइडियोलॉजी को लेकर उस विचारधारा पर देश चलाएंगे, देश की राजनीति करेंगे। मतलब बहुसंख्यक क्या है यहाँ पे, बहुसंख्यकवाद क्या है, यहाँ पे हिंदू हैं बहुसंख्यक। बिल्कुल सही बात है। तो जो हिंदुओं की मान्यताएं हैं, जो हिंदुओं की आस्थाएं हैं, जो हिंदुओं की कंसर्न है, वो नहीं, बल्कि वो जो माइनॉरिटीज की कंसर्न है, जो माइनॉरिटीज के उसकी ज्यादा चिंता है उनको, उसकी ज्यादा चिंता है भाई। जब वो ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के पर्सनल लॉ का संरक्षण करेंगे, बिल्कुल पहले तो फिर भी वो क्या है कि इरादे जाहिर हो जाते हैं, ढोंग करते थे कि हम हिंदू हैं। अब तो उस पार्टी ने साफ कह दिया कि भाई हम, कांग्रेस का मतलब वामवाद और तुष्टीकरण, तो देश में कैसे एक्सेप्ट होगी ये? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ अजय जी जवाब दीजिए इस बात का। हाँ अजय जी चर्चा करूं। सबसे महत्वपूर्ण जो भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन है आरएसएस, उसका जो मुख्य पृष्ठ है ऑर्गेनाइजर, उसके संपादकीय में लिखा गया कि माननीय मोदी जी का जादू समाप्त हो रहा है, माननीय मोदी जी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, हिंदुत्व पर राजनीति करके सरकार नहीं बना जा सकती। जब उनका पितृ संगठन आरएसएस स्वीकार कर रहा है, तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात देखिए, यहाँ राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, अब पता नहीं कौन सा सर्वे आप लेकर आए, कौन सा आंकड़ा आप रख रहे हैं, ये तो आप ही जाने इसमें कितनी सच्चाई है। मोदी सरकार ने तो कभी नहीं कहा कि हम हिंदुओं की राजनीति करेंगे, वो तो सबको साथ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सबका साथ सबका विकास की बात, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वो सारे डिस्क्रिमिनेशन बता दिए हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो वो क्या क्या करेंगे। उन्होंने मैनिफेस्टो में हिंदू शब्द का एक बार भी प्रयोग नहीं किया। ठीक है सुरेंद्र जी, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, मैं चाहता हूं सबके पास एक बार मैं चला जाऊं। ठीक है हाँ बोलिए, मैं बात कंप्लीट करूं अपनी। बोलिए आप बोलिए। देखिए अमित जी महत्वपूर्ण है तो ये बताएं ना इस बारे में कि भाई ये जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, अल्पसंख्यकवाद है और बहुसंख्यकवाद के खिलाफ है, तो वो क्या खिलाफत है? आप उसको एक्सप्लेन कीजिए कि भाई बहुसंख्यक के खिलाफ आप क्या है, बहुसंख्यकवाद के खिलाफ है, ये राम पे राजनीति करने वाले लोग, आप एक्सप्लेन कीजिए। आप आरएसएस पे जा रहे हैं, उस पे जा रहे हैं, बात मोदी जी की कीजिए, आरएसएस की मत कीजिए, भाजपा की कीजिए। आरएसएस क्या कहता है उससे हम प्रभु श्री राम आस्था और श्रद्धा का सरकार प्रतीक है। मोदी जी चला रहे हैं, एनडीए चला रही है, भाजपा चला रही है, आप उनकी नीतियों पर बात कीजिए। ठीक है, समय मेरे पास बहुत ज्यादा बचा नहीं है, मेरे पास समय नहीं बचा है। ठीक है जल्दी से, हाँ जल्दी से पंकज जी 10 सेकंड में भी बात रखिए, जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। देखिए मोदी जी पर अटूट विश्वास है भारतीय जनता का। हर भारतीय को मोदी जी की गारंटी पर, मोदी जी के संकल्प पर, भारत को 2047 विकसित बनाने के लिए इन सब बातों पर भरोसा है। और अब की बात पूरे मैंडेट के साथ 4 जून को 400 पार होंगी
भारतीय जनता पार्टी 370 पार होगी और सब आपके सामने होगी। ये भारतीय जनता का मैंडेट होगा, हर भारतीय का मैंडेट होगा। और जो ये बार बार बातें करते हैं कांग्रेस वाले, बार बार धर्म की राजनीति की बार बार करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हर एक आदमी के प्रयास से आज भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल सही बात है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। हाँ ठीक है, समय बचेगा तो आऊंगा मैं आपके पास। अमित जी जल्दी से 10 सेकंड। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने अपनी लाइफ में इतनी झूठ बोल दी, अपने कार्यकाल में इतनी झूठ बोल चुकी है कि देश की जनता को इनकी बातों पे यकीन करना बड़ी मुश्किल की बात है। ठीक है अजय जी आखिर कमेंट आपका भी जल्दी से। हाँ अजय जी। ये है कि जो वादा खिलाफी और जुमलेबाजी करके सरकार बनाने में सफल हो गए, ये विकास 2047 की बात कर रहे हैं। 2024 में देश की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी तो विकसित भारत का जो सपना देख रहा है मुंगेरी लाल का, किसी प्रकार से सच नहीं होगा। ठीक है सुरेंद्र जी आपका भी आखिरी कमेंट आपका भी। भाई 2047 तक देश को लालची और घमंडी अलायंस इन लोगों ने बना लिया है। तो चोर मौसेरे भाई आज मिल चुके हैं। ठीक है सर, समय बचा नहीं मेरे पास। ठीक है सर, सुरेंद्र जी हाँ सुरेंद्र जी आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। ले जाने का काम ये लोग आज भी कर रहे हैं। पंकज जी समय नहीं है मेरे पास, प्लीज। सुरेंद्र जी आप बोलिए जल्दी से, आप बोलिए सुरेंद्र जी, आप बोलिए। नहीं, मेरा यही कहना है विपक्ष को कि भाई मोदी जी ने अपना विजन रखा, आज इंटरव्यू में अपनी बात कही, तो आप उनकी बात पर काट के लिए फैक्ट्स के साथ कहिए कि भाई ये जो बात उन्होंने कही है ये गलत है। खाली आप झूठ है, जुमला है, 10 साल हो गए ये बोलते रहे, इससे आगे बोलिए ना। इससे आगे आप लोगों को बताइए कि भाई ये नौकरी हम 30 लाख देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने सर। माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।